हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 16 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। आपको वहीं से जितनी भी फ्री स्टडी मटेरियल है वो सब आपको वहीं से मिल जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कौन से वर्ष में करी गई थी। तो इसका सही आंसर है 2014। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो उस टाइम पर 15 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसी को पीएमजेडीवाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। और प्रधानमंत्री जनधन योजना केवल भारत की नहीं, पूरे दुनिया में पहली और आज तक की इकलौती ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सबसे ज्यादा नो फ्रिल अकाउंट खोले गए हैं। ध्यान रखिएगा, नो फ्रिल अकाउंट का मतलब है जीरो बैलेंस अकाउंट। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप अपने अकाउंट में एक भी रुपया नहीं रखते हो, उसके बाद भी आपके अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कटेगा, ना ही आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। ये पूरे दुनिया में पहली ऐसी फाइनेंशियल स्कीम है जिसके अंतर्गत 14.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना को स्थान दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा जिसको एक उपाधि दी गई है अति उत्तम की, और ये अति उत्तम की उपाधि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा दी गई है। तो ये इंस्टीट्यूशन है जियोलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भू वैज्ञानिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और इनके सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखने के लिए ज्योग्राफिक क्षेत्र में इनको अति उत्तम सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में कोई सम्मान नहीं है, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि इसको इस इंस्टीट्यूशन को एक तरीके का कैडर दिया गया है, या आप बोल सकते हो नाम दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये हैदराबाद बेस्ड है। ये बेसिकली भौगोलिक रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हैं। इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल लार्ज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? इसको बोलते हैं संशोधक। क्या नाम है? संशोधक। एक तरीके से आप ये जान लीजिए, भारतीय नौसेना में एक नया वेसल शिप लॉन्च किया गया है जो कि पेट्रोलिंग का काम करेगा, और इसका नाम होगा संशोधक। संशोधक का बेसिकली मतलब ही होता है, एक तरीके से रिसर्चर इसको बोलते हैं। आप इंग्लिश में आप इसे रिसर्चर बोल सकते हो। आने वाले टाइम में ये भारतीय नौसेना की तरफ से समुद्री क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसको बनाने के पीछे जो कंपनी है वो दो कंपनियां हैं जिन्होंने इसको मिलकर बनाया है। एक तो लार्सन एंड टूब्रो, जिसको एलएनटी बोला जाता है, और साथ में जीआरएसई ने इसको बनाया हुआ है। जीआरएसई मतलब गार्डन री शिप बिल्डर इंजीनियर्स। तो जीआरएसई और एलएनटी दोनों ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को जारी किया है एक फाउंडेशन ने जिसका नाम है द वॉक फ्री फाउंडेशन। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया है। तो टोटल इसके अंतर्गत 160 देशों को शामिल किया गया है। इन 160 देशों को इसमें लिस्ट किया गया है इस आधार पर कि कौन से दुनिया के वो देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा आज भी गुलामी कराई जा रही है लोगों से। फिर चाहे वो चाइल्ड लेबर की बात हो, चाहे वो किसी को लोन में फंसा कर बात हो। जैसे कि पुराने जमाने में होता था कि लोग एक दूसरे को लोन दिया करते थे, और जमींदार वगैरह लोन देने के बाद जब व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता था तो उसको अपना गुलाम बना लिया करते थे। इस तरीके की प्रथाएं आज भी चल रही हैं। इसके अलावा बच्चों से भी अगर कार्य कराया जा रहा है तो उसको भी स्लेवरी में ही कंसीडर किया जाता है। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें 160 देशों को शामिल किया गया है। दुनिया के सबसे बेहतर देश इसके तहत जो शामिल किए गए हैं वो कौन है? तो नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का वो देश है इस इंडेक्स के आधार पर जहां पर सबसे कम स्लेवरी है, या फिर नाम मात्रा है आप बोल सकते हो।
सेकंड नंबर पे इसमें है नॉर्वे, और तीसरे नंबर पे जो है देश वो है जर्मनी। चौथे नंबर पे नीदरलैंड है, और पांचवें नंबर पे है स्वीडन। ये वो टॉप 5 कंट्री है दुनिया के जहां पे सबसे कम स्लेवरी है। इसके अलावा अगर बात करी जाए जहां पर सबसे ज्यादा स्लेवरी है, तो वहां पर दुनिया के दो देश शामिल किए गए हैं। यह है नॉर्थ कोरिया, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरीके के स्लेवरी केसेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको जानकर अचंभा होगा, रशिया और भारत भी इसमें शामिल है। भारत और रशिया। इसके अलावा चाइना में भी इस तरीके के केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। टर्की में भी हैं, और अमेरिका में भी हैं। मतलब दुनिया के जो सुपर पावरफुल कंट्रीज हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो सुपर पावर हैं दुनिया की, वो कंट्रीज इसमें शुमार हैं सबसे ज्यादा ग्लोबल सेलेब्रिटी के मॉड्यूल में। इवन बेहतर कंट्रीज में है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन। अभी कुछ टाइम पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का जारी किया गया है। इस बार के हेनले में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? प- भारत ने 85th रैंक यहाँ पर सिक्योर करी है। नंबर वन पे कौन सा देश रहा है? ये रहा है जापान। अगर आपसे कहा जाए इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत ने 126वीं रैंक सिक्योर करी है। अभी कुछ टाइम पहले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत की काफी अच्छी रैंक थी, चौथी रैंक थी, और अमेरिका ने इसको टॉप किया था। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अरुण पॉल ऐप? तो अरुण पॉल ऐप को लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा। किसके द्वारा? पेमा खांडू के द्वारा। अब ये जो एप्लीकेशन है इसका मतलब क्या है? ये जो अरुण पॉल लॉन्च किया गया है, यहाँ पर अरुण का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, और पॉल का मतलब है पुलिस। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू पुलिस स्टेशन जाए बिना ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इवन इतना ही नहीं, अगर कोई इमरजेंसी है तो वो पुलिस वैन को भी सेवा स्वरूप अपने यहाँ पर बुला सकते हैं, ओनली इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करके और अपना एक फीडबैक देकर। अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है इस टाइम पे? तो इनका नाम है केटी पटनायक। क्या नाम है? केटी पटनायक। ये गवर्नर है इस टाइम पे। अरुणाचल प्रदेश के कई सारे फोक डांस है जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक वांचो नाच चलता है। वांचो के अलावा लाइन डांस यहाँ पर होता है। पीकॉक डांस यहाँ का बहुत फेमस है। इसके अलावा भुइया डांस यहाँ पर होता है। कौन सा? भुइया। पोपे डांस भी यहाँ का बहुत फेमस है। पोपेर, POPIR। G20 की एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग का अभी हाल ही में कौन से शहर में आयोजन किया गया? तो G20 के अंतर्गत एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन इस बार किया जा रहा है कहाँ पर? तो ये मीटिंग आयोजित करी जा रही है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। और ये मीटिंग का जो आयोजन है, माफी चाहता हूँ, इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है, पुणे में नहीं। और ये जो मीटिंग है इसकी शुरुआत 15 जून मतलब कल को हो चुकी है, और ये कब तक चलेगी? 17 जून तक, मतलब कल तक चलेगी। तो 15, 16 और 17 तीन दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। G20 के अंतर्गत जितने भी नेशंस हैं वो सभी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगले साल 2024 में ब्राजील इसको लीड कर रही है। अभी हाल ही में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था G20 के अंतर्गत इस साल की आखिरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई है? तो इस साल की आखिरी मीटिंग जो है एजुकेशन की, ये पुणे में आयोजित करी गई है। 19 से लेकर 31 जून तक इसका समापन होगा, और ये चौथी मीटिंग होगी। इससे पहले जो तीन मीटिंग है वो हो चुकी हैं। ये आखिरी मीटिंग है इस साल की एजुकेशन की G20 के अंतर्गत। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके तहत यह बताया गया है कि 2022 से 23 के सत्र में भारत के द्वारा सी फूड जो एक्सपोर्ट किया गया है वो कितने मूल्य का किया गया है। तो भारत सरकार ने 2022 से 23 के सत्र में जितना भी समुद्री भोजन है, या जिसको सी फूड आप बोलते हो, जिसमें कि मछली आ जाता है, एंड श्रिम्प आ जाता है, केकड़ा आ जाता है, और भी बहुत सारे कई चीजें हैं जो कि सी फूड में आ जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर जितना भी एक्सपोर्ट किया है वो है 63,969 करोड़। कहने का मतलब यह है कि पिछले एक साल में भारत सरकार ने सी फूड एक्सपोर्ट किया है करीब करीब 70,000 करोड़ का। और इसमें और भी कई सारे आंकड़े हैं। अगर बात करी जाए, ये तो बात हो गई 2023 के सत्र की।
2022 में ये आंकड़ा कितना था? तो 2022 में ये आंकड़ा था करीब करीब, आप ये मान लीजिए, ये आंकड़ा था 57,586 करोड़। ठीक है, तो 57,586 करोड़ से इसको बढ़ाकर 63,969 करोड़ इस साल कर दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में जो सी फूड है उसका उत्पादन भी पिछले एक सत्र में ज्यादा किया गया है और उसको एक्सपोर्ट भी ज्यादा किया गया है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये कौन है? दरअसल इनको अभी हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है मिस्टर उत्तम लाल। तो उत्तम लाल जी अब संभालेंगे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। और इससे पहले ये एनटीपीसी में चीफ जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। और इनको इनकी इस क्षेत्र में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। पावर डेवलपमेंट के क्षेत्र में इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसके लिए इनको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के रूप में पदभार मिला है। एनएचपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद। फरीदाबाद एनसीआर का हिस्सा है और यह हरियाणा के अंतर्गत आता है। इसका चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव कुमार विश्नोई। कौन है? आर के विश्नोई। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये कौन है? दरअसल ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें इकबाल मसीह अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए तो ये हैं एडवोकेट ललिता नटराजन और ये भारतीय मूल की हैं। इनको चाइल्ड लेबर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने दशकों से इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया हुआ है कि लोग बच्चों से लेबर ना कराएं। उस क्षेत्र में उसके अगेंस्ट इन्होंने कई सारे कैंपेन चलाए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में मतलब अमेरिका में कई सारे दशक से कार्य कर रही हैं और भी कई सारे प्रेस्टिजियस प्राइज को अटेंड कर चुकी हैं। यह अवार्ड इनको अमेरिका के कॉन्सुल जनरल जूदिस रेविन के द्वारा दिया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ललिता नटराजन। क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था ये कौन सी एयरलाइन है जिसको एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो ये एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज। कौन सी है? एतिहाद एयरवेज। आप लोग डेली करंट अफेयर के जो पीडीएफ हैं स्टैटिक जीके के साथ, उन्हें डाउनलोड करना ना भूलिए एग्जाम इंजन से। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली के जो पीडीएफ है उसमें स्टैटिक जीके का भरपूर कंटेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है, ये एक अपने आप में फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका नाम है हबल मनी। तो हबल मनी के साथ कौन से बैंक ने पैक्ट साइन किया है और इसके साथ मिलकर इन्होंने दुनिया का पहला स्पेंडिंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है फिनो पेमेंट बैंक। कौन सी है? फिनो पेमेंट बैंक। अब देखिए इसका मतलब क्या है स्पेंडिंग अकाउंट का। स्पेंडिंग अकाउंट का मतलब ये है कि ये अपने कस्टमर्स को एक ऐसा इंटरफेस दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू कि इनका जो कस्टमर होगा वो हर तरीके के अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकता है। जैसे कि उसने कितना पैसा, जैसे मान लीजिए कि आपने पिछले 30 दिनों में कितना पैसा अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने में खर्च किया है, कितना पैसा आपने डिनर वगैरह में खर्च किया है, या कितना पैसा ईएमआई देने में खर्च किया है, कितना पैसा आपने दूसरों को पेमेंट देने में खर्च किया है। ये ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक कर रहा है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पेंडिंग अकाउंट। ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेंडिंग अकाउंट फैसिलिटी है जो कि फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। क्या नाम है इनका? ऋषि गुप्ता। ये कौन है जिनको अभी हाल ही में सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा एविएशन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अब से नए एविएशन सेक्रेटरी होंगे और इनका नाम है सुधांशु पंत। क्या नाम है? सुधांशु पंत। तो ये नए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं 1991 बैच के और इनका कैडर था राजस्थान। ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? तो ये राजेश भूषण को सक्सीड कर रहे हैं। अब राजेश भूषण रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सेक्रेटरी अब होंगे सुधांशु पंत।
अभी हाल ही में अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की। तो इस बार भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं वहां पर? भारत ने एक गोल्ड जीता है किर्गिस्तान में, बिश्केक के अंदर, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। अगर टोटल बात करी जाए तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इन 7 में से एक गोल्ड जीता है भारत ने। इसके अलावा 3 सिल्वर जीते हैं और 3 ब्रोंज जीते हैं भारत ने। ठीक है। तो जो एक गोल्ड जीता है, इस खिलाड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है अंकुश। क्या नाम है? अंकुश, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। और अंकुश ने 55 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने एक खिलाड़ी को हराया जिसका नाम है एमिरेजा अली। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एमिरेजा अली। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये तिमोराइद खिलाड़ी हैं, मतलब ईरान के खिलाड़ी हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी हैं, ये हैं धनराज भारत, रूपेश और रोहित। जो ब्रोंज जीता है वो तुषार, विनय और जसपूरन सिंह ने जीता हुआ है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि योगा डे हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, उसी तरीके से रक्तदाता दिवस भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 14 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति अवेयर रहे इस बात से कि अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ रही है तो आप डोनेट करने से पीछे ना हटें। ब्लड डोनेशन अपने आप में एक पुण्य है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा इस दिवस को साल 2005 में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में कौन सा दिवस है जिस दिन को नो हॉन्किंग डे के रूप में मनाया गया? ये जो नो हॉन्किंग डे है, ये मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मनाया गया है। ये भी 14 जून को ही मनाया गया है। भारत में नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नो हॉन्किंग डे मनाया गया 14 जून को। और लगातार भारत में वाहनों की संख्या बढ़ने की वजह से जो नॉइस पॉल्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से ये दिवस मनाया गया है। इस दिवस के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र के अंदर कई तरीके के कैंपेन चलाए गए और लोगों को अवेयर किया गया कि जब तक जरूरत ना हो तब तक आप हॉर्न ना बजाएं। आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए या गल्फ कंट्रीज में देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, एशिया को छोड़कर हर जगह पर इस चीज का बहुत ख्याल रखा जाता है। बट अभी साउथ एशियन नेशंस के अंदर इस तरीके का कोई भी कानून नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है कि हॉर्न बजाने को लेकर भी प्रावधान है। तभी हमारे देश में या साउथ एशियन नेशन में आप देख सकते हो, लोग बेभाव हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन होता है और इसका फर्क बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब मेरा आज का सवाल आपसे स्टैटिक जीके से है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं इन चारों में से वो कौन सा खेल है जिसमें पुंटर वर्ल्ड का यूज किया जाता है? हिंदी में इसको आप पंटर बोल सकते हो। तो पंटर या पुंटर वर्ल्ड का यूज कौन से खेल में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरा बैच फॉलो कर सकते हो, जीएस जीके का फाउंडेशन बैच। ये मेरा रनिंग बैच है जिसमें मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और साथ में एक ही बार में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की वीओडी मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। 2023 के आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा स्टैटिक जीके की मैगजीन आप जरूर ले लीजिए एग्जाम इंजन से, जिसमें 40 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। किसी भी एग्जाम के लिए इससे बाहर आपकी स्टैटिक जीके नहीं जा सकती है। इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सभी के रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। एमटीएस के भी रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं जो कि मेरे द्वारा फॉलो कराए गए हैं यहाँ पर। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।